डॉक्टर राकेश पाठक सर, क्या कहेंगे? एक तरफ तो संविधान के नाम पर इनको हाफ कर दिया गया, लेकिन अभी भी देखिए इनके अपने सांसद आरोप लगा रहे हैं, सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ऊंची जाति की सरकार है। बीजेपी सरकार का चुनावी भविष्य कुछ ठीक लग नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये आगे आगे देखिए होता है क्या वाली कहानी सामने आ रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी दूसरी पार्टियों के सहारे, उसे देखते हुए लग रहा था कि जिनके भरोसे पर उन्होंने सरकार बनाई है उनमें से कोई कुछ बोलेगा, तब शायद सरकार चलाने में मोदी जी को परेशानी होगी। लेकिन यहाँ तो घर के भीतर से आवाज उठना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 6 या 7 बार के सांसद हैं ये, जो इस वक्त दलित होने के कारण मंत्री न बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः उच्च सवर्ण मध्यम वर्गीय विचारधारा के प्रभाव के लोगों की पार्टी है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी, पहले तो कहा ही जाता था बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक प्रभारी महासचिव थे, अब हट गए, उन पर कहीं और के राज्य का दायित्व आ गया, मुरलीधर राव। उन्होंने तो एक बीजेपी की मीटिंग में ऐसे इशारे करके अपने कुर्ते की जेबों की तरफ, एक मेरी एक जेब में बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण है, अब क्षत्रियों को साधना है। तो जो पार्टी मूलतः ये मानकर चलती हो कि उसकी जेब में बनिया ब्राह्मण है, यानी सवर्ण लोग, उस पार्टी में स्वाभाविक तौर पर दलितों को वो सम्मान और स्थान नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। ये आरोप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई लगाता, राहुल गांधी आरोप लगाते, कांग्रेस का मीडिया सेल का चेयरमैन या कोई ऐसा पदाधिकारी आरोप लगाता कि बीजेपी में दलितों की उपेक्षा हो रही है, तो अलग बात मानी जाती। लेकिन घर का ही एक सदस्य, वो भी कोई अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं आ गया है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, करीब करीब 1 सैकड़ा ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं और बीजेपी से सांसद बने। बीजेपी का देव दुर्लभ निष्ठावान कार्यकर्ता, उस पर भी दलित 7 बार का सांसद, अगर ये कहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दलितों की उपेक्षा हो रही है और मुझे सिर्फ इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया कि मैं दलित हूं, तो ये पार्टी के भीतर खटबटाते हुए असंतोष में से एक चिंगारी आपको भड़कती हुई दिखाई दी है। और कई ऐसी चीजें अभी सामने आएंगी धीरे धीरे करके, जो हम और मलिक साहब या प्रेम सर भी कई बार कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक ही नरेंद्र मोदी नहीं बुला रहे आज तक। आप कल्पना कीजिए कि जो बात ये सांसद महोदय प्रेस के सामने, इतने कैमरों के सामने बोल सकते हैं, वे संसदीय दल की बैठक में अगर खड़े होकर बोल पड़े तो नरेंद्र मोदी का इकबाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देश और जनता के सामने उनका इकबाल खत्म हो गया, हम जानते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर तो वो एक भौकाल बना हुआ है उनका कि नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर वो 239-240 सांसदों में से एक व्यक्ति खड़े होकर, इन जैसा, इनका नाम चूंकि कठिन है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, अगर वे खड़े होकर सिर्फ इतना पूछ दें कि मोदी जी मेरा क्या कसूर है, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और वे साथ में ये और गिना देंगे कांग्रेस से आए हुए कितने लोग बना दिए आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया आजीवन कांग्रेस में रहे, आपकी सरकार में मंत्री है, और भी कई नाम है ऐसे, तब नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति होगी। तो मैं समझता हूं ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है सरकार बने, आज 10 तारीख है, नरेंद्र मोदी को शपथ लिए हुए 31 दिन हुए हैं आज, तो उसमें ही शीराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, मलिक साहब इसका ज्यादा बेहतर उत्तर देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक अनुशासन में इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा कि नहीं? वो तो ऐसी पार्टी मानी जाती है ना कि बहुत अनुशासित है। कांग्रेस में इस तरह के बागी सुर सुनाई देते हैं, कांग्रेस में तो आदमी गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बोल लेता है। खुद राहुल गांधी दावा कर रहे थे अभी अहमदाबाद में कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी हमारी पार्टी में होता तो लोग खड़े होकर कहते, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वो कहते हमें नहीं चाहिए ऐसा नेता। जो राहुल गांधी ने संकेत किया था वो तो सड़क पर सुनाई दे गया, मीटिंग में तो छोड़िए, एक सांसद बोल रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, 7 बार का सांसद है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अब नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे किस रूप में लेंगे? क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? क्या कोई नोटिस दिया जाएगा? और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तब फिर इन सांसद जी की प्रतिक्रिया देखेंगे हम लोग।
तो अभी शुरुआत है प्रज्ञा जी, देखिए आगे आगे होता है क्या। केपी मलिक सर, राकेश पाठक सर ने अपना सवाल किया, उसके बाद मैं अपना करूंगी। देखिए प्रज्ञा, राकेश जी इस बात को जानते हैं कि मैं लगातार आपको कहता हूं कि मुझे इंतजार भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग है। मैं हर मंच पे ये बात उठाता हूं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पिछले सेशन में हर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि पार्लियामेंट में संसदीय दल की मीटिंग होती है। औपचारिक बैठक एक हुई थी 5 मिनट के लिए दिखाने के लिए, लेकिन उसमें भी एनडीए के कुछ लोग घुसा दिए गए थे। तो ऐसी जगहों पे जहां थोड़ी देर के लिए मीटिंग रखी गई हो, वैसे ही संसद के अंदर और हाउस के अंदर तलवारें लटकी हुई हो, तो ऐसे मौकों पे कोई कार्यकर्ता या कोई एमपी अपनी बात उठाएगा वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा माहौल बनना जरूरी है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही मैंने तैयार कर रहा था, इसलिए मुझे देर भी होगी, मैंने एक ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का घमासान मचा हुआ है तमाम सियासी दलों में कि दलितों को कैसे खींचा जाए। आज हर पार्टी दलितों पर फोकस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चिंतित है दलितों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा सहयोग देश के दलितों का है, और वो दलित भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुका है, और जो पुराना परंपरागत वोट वो कांग्रेस का रहा है उस तरफ उसने रुख कर लिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे थे, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला है, और उस पर नई रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग घबराए। अब हम बात करते हैं सांसद की जिन्होंने कर्नाटक में ये सवाल उठाया है। आप तीनों लोग इस बात के गवाह हैं। मैं ये कहता रहा हूं कि जो 6 बार, 7 बार, 8 बार, 5 बार, 3 बार के सांसद हैं, वो इस बात को आज नहीं तो कल जरूर उठाएंगे, क्योंकि केंद्र में जो हमें तस्वीर दिखती है, फिर रिपीट करता हूं नाम में उनके, हरदीप पुरी जी क्या हैं, अश्वनी वैष्णव क्या हैं, सीतारमन क्या हैं, इस तरह के जो दूसरे कई सारे सांसद हैं, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे दूसरे लोग हों, ऐसे क्या इनमें घुंघरू लटके हुए हैं कि मोदी जी इन्हीं को मंत्री बनाते हैं, और एक नहीं कई कई मंत्रालय इनको दिए हुए हैं। और जो 7 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप सोचिए 7 साल का मतलब सीधे सीधे 35 साल तो यही हो गए। उससे पहले कार्यकर्ता भी रहे होंगे, एकदम से तो उनको टिकट मिल नहीं गया होगा। तो जो 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी आपके लिए विश्वसनीय नहीं है, तो आपके लिए ये विश्वसनीय हो गए आपके जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो आसाम के सीएम हैं, ये विश्वसनीय है 2 साल पहले आए हुए, सिंधिया जी विश्वसनीय है मध्य प्रदेश से आए हुए, और ये 7 साल के सांसद जो है विश्वसनीय नहीं है। तो ये सवाल और उठेंगे, अब ये तो शुरुआत है। दूसरा, मैं राकेश जी का जवाब इस बात का देना चाहता हूं, जो उन्होंने सवाल पूछा है कि इस पे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। कार्रवाई अगर होनी होती राकेश जी, तो पहले ही दिन जो इस्तीफा आपने सुना था महाराष्ट्र में दिए कि महाराष्ट्र में पेशकश की गई थी उस इस्तीफे की, उसी दिन इस्तीफा हो जाता और कार्रवाई भी हो जाती। क्योंकि ये भी जानती है, पार्टी को भी पता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है, जो तथाकथित शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में है, उसको भी पता है कि अगर एक कार्रवाई होगी फिर ऐसी अनेकों कार्रवाई करनी पड़ेंगी, और वह इतनी ताकत या ऐसा मूड भारतीय जनता पार्टी का आज नहीं है। गप्पे मारने पीएम गए हैं, एक देश में गप्पे लग गए हैं, अभी दूसरे देश की हवाई यात्रा पे वो हैं, वहां जाएंगे, वहां गप्पे टप्पे और सप्पे लगेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस यात्रा में आप देखिए, हम जितनी जानकारी हमें है, रूस कोई छोटा देश नहीं है जहां पे यात्रा में है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल। केपी मलिक सर, मोदी की विदेश यात्रा पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं समझना चाहती हूँ, क्या कमजोर तबके नहीं, को मैं सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पर ही निपटा देना चाहते हैं? मैं उस पे भी आता हूँ, के लिए इनकी इतनी छाती दरक रही है क्या? मैं उस पे भी आता हूं प्रज्ञा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो तस्वीरें ट्विटर पे डाली हैं जब वो वाजपेयी जी के प्रतिनिधिमंडल में गए थे, 21 हैसियत से गए थे, ये कितने लोग गए थे, तो तमाम लोग जाते हैं। जब हम जाते हैं रशिया जैसे देश में, हमारे तमाम वहां पे समझौते होते हैं, कच्चे तेल का समझौता होता है, व्यापार का समझौता होता है, हम वहां पे क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या वहां से मंगाएंगे, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाता है और साइन होते हैं वहां पे।
इस बार प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन लोग गए हमें पता ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत गंभीर जो चीजें होनी चाहिए, गंभीरता उनमें दिख नहीं रही। अब आपने जो सवाल पूछा है कि जो पिछड़े और दलित हैं, खाली आप उनको 5 किलो राशन देते रहें, उनके नाम पे राजनीति करते रहें, ये कब तक चलेगा? तो यही तो दिखाया है दलितों ने, पिछड़ों ने आपको उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। उसी का तो नतीजा आप भुगत रहे हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, और अभी भुगतेंगे हरियाणा में। तो उसी का तो एक नतीजा है। आज आपने अगर पढ़ा हो, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर छपी है, हमारे मित्र हैं श्यामलाल यादव, उन्होंने ये कहा है कि जब से 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था राम मंदिर का, उससे लेके आज तक 2500 रजिस्ट्रियां हुई हैं, और उन 2500 में अधिकतर रजिस्ट्रियां जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं। अरुणाचल के डिप्टी जो सीएम है, उनके बेटे ने जमीन खरीदी है। जो ब्रजभूषण सिंह बाहुबली है, उन्होंने अनेकों जमीनें खरीदी हैं। जो उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स के चीफ है, उन्होंने जमीनें खरीदी है। तो किस लिए? वो खेती करेंगे क्या वहां, या व्यापार करेंगे? तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने बाहर आनी बाकी है। नरेंद्र मोदी बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस को नीचा दिखाते दिखाते, कांग्रेस का विरोध करते करते विदेश में अपने ही देश को नीचा दिखाने लगे। 2014 के पहले देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। ये बात प्रधानमंत्री जी ने विदेश में बोली, और उन्होंने कहा कि अब देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर सच बात तो यह है प्रज्ञा जी, अब अफसोस भी नहीं होता, अब दया आती है प्रधानमंत्री पर। ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी दक्षिण कोरिया में और चीन में कह चुके हैं। ये कैसा देश था, ये कैसे लोग थे, ये कैसी सरकार थी। भारत में लोग 2014 से पहले ये सोचते थे कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं कि भारत में जन्म लेना पड़ा। जो व्यक्ति देश का मुखिया होकर 140 करोड़ लोगों का अपमान करे, उस पर अब दया ही आती है। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा, दुनिया के किसी देश का मुखिया ऐसा नहीं होगा जो दूसरे देश में जाकर अपने ही देश को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से लज्जित करे। और विडंबना ये है प्रज्ञा जी, 2014 से पहले के देश को वे कोसते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि वे 13 साल इसी भारतवर्ष के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार। वे जब 2014 से पहले के भारत को कोसते हैं तो वे ये भूल जाते हैं कि इसी देश में उनके पुरखे अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। इसी भारतवर्ष में 2014 से पहले मोरारजी देसाई से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, कितने लोग गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह लिए। उन्हीं में से कुछ की मदद से आप सरकार चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का विदेश में जाकर यह कहना कि 2014 के बाद ये देश बदल गया है, अब आप अपने विदेशी मित्रों के सामने, जो रूस में उन्होंने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा है 2014 से पहले निराशा और हताशा के गर्त में डूबा हुआ था देश, जकड़ा हुआ था निराशा ने, और अब आप अपने विदेशी मित्रों के साथ गर्व से भारत की चर्चा करते होंगे, भारत की उपलब्धियां बताते होंगे। ऐसा 10 साल में कौन सी उपलब्धि आ गई? सच्चाई तो ये है कि इन 10 सालों में जितने इंडेक्स हैं, जितने पैमाने हैं तरक्की के, सुखमय जीवन के, किसी समाज के बेहतर होने के, उन सारे पैमानों पर, उन सारे इंडेक्स पर भारत लगातार नीचे की ओर जा रहा है। चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी का विषय हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, भूख से लड़ने का, बेरोजगारी का मामला हो। आजादी के बाद की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। रुपया डॉलर के मुकाबले कहां रसातल में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी फिर किस आधार पर कह रहे हैं? और अगर वे कह रहे हैं 2014 से पहले ये देश हताशा और निराशा के गर्त में जकड़ा हुआ था, हो सकता है वे जकड़े हो, उन्हें निराशा हो रही हो कि वे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे। हो सकता है वे 2012-13 में या 2002 में ही सोच रहे थे प्रधानमंत्री बनने की बात, इसलिए वे निराश और हताश हो रहे हो। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है। दुर्भाग्य ये है कि उनका जो इको चैम्बर है, उनका जो अनुनाद जहां सुना जाता है, वो इस पर खामोश हो जाता है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में जाकर अगर देश के लोकतंत्र पर बात करें
तो वो पूरा उनका आईटी सेल, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, उनके महासचिव, सारे प्रवक्ता कूद पड़ते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया। लेकिन वे ही लोग न तो चीन में भारत का अपमान होने पर, और न दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में, और आज रूस में, इस पर खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता। एक बड़ा मजेदार वीडियो प्रज्ञा जी आपने देखा होगा, पंजाब के किसी भाई का है, कोई साधारण कोई मजा वैसा होगा, कोई कॉमेडियन लगता है, तो उसका एक वीडियो बहुत वायरल होता है कि 2014 से पहले हम लोग पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे, आग जलाकर खाना बनाते थे, पत्थर रगड़ कर आग जलाते थे, हमने रेलें नहीं देखी थी, ट्रेन की पटरी नहीं देखी थी, बस नहीं देखी थी, सड़कें नहीं देखी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, नरेंद्र मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि 26 मई 2014 से पहले हम और आप सब भी आदि मानवों की तरह रहते थे, चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाते थे और कच्चा मांस भूनकर खा जाते थे। हम ऐसे ही थे। पर मैं बहुत दुर्भाग्य और खेद के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री की ऐसी बातों पर सचमुच शर्म आती है। जो मीडिया सिर्फ मोदी 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 करती थी, अब ये बात उठने लगी है कि मॉनसून सत्र में कमजोर सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष का सामना करेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से असम, मणिपुर के दौरे पर थे, उन्होंने जिस तरीके से एकदम ग्राउंड की चीजें दिखाई लोगों को, और इन्हीं के बीजेपी के अपने मंत्री सूर्य प्रताप शाही तो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है भैया। क्या चीनी के बारे में बोले थे, किसके बारे में बोले थे? दाल के बारे में बोले थे, दाल के बारे में, कि दाल तो 100 रुपए के नीचे मिल रही है। तो ग्राउंड रियलिटी से एकदम दूर है इनके मंत्री। अब लग रहा है कि कट चुके हैं, जनता ने तो उनको हाफ कर दिया, अब लग रहा है खुद भी कटते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? पिछली सरकार में हमने निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके वो बयान भी सुने थे, मैं तो प्याज नहीं खाती, बिल्कुल, और भी इसी तरह के कई बयान जब भी महंगाई को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं। जनता को ये समझने में थोड़ा समय लग गया। इसी स्वयंभू व्यवहार के कारण ही तो जनता ने इनको हाफ कर दिया ना। आप क्या पूरा साथ जाना चाहते हैं? मैं उसी पर आ रहा हूँ। यही कारण है कि जनता ने देर जरूर की समझने में, लेकिन अब जनता समझ गई है कि बीजेपी के नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उनका जो मूल सोच है वो जनोन्मुखी नहीं है। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं। एक नई फितरत इस समय दिखाई दे रही है। आप सबने देखा होगा कि फला बूथ पर हमें वोट नहीं मिले तो बीजेपी का सांसद कह रहा है मैं वहां काम नहीं करूंगा। एक संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र, 7 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। आपके जीतने के बावजूद 2-3 क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है आपको वोट कम मिले, और अगर आप बूथ वाइज, मंडल वाइज इस तरह से अगर आप कर रहे, ये पता लगाकर कि कहां किस बूथ पर कम वोट मिले थे और अब वहां बीजेपी का सांसद काम नहीं करेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोच उनकी कितनी अलोकतांत्रिक है। जनता ने जो उन्हें सबक सिखाया अभी 4 जून को, उस सबक की भाषा, उसकी बोली बानी बीजेपी के नेता समझने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस फैसले को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। वे ऐसे अनजान बने हुए हैं कि जैसे 4 जून को कुछ हुआ ही नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जो पत्रकार तो नहीं है, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे जी, वे अक्सर एक जुमला बोल रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से, मैंने 2-3 चैनल्स पर सुना। अभय दुबे कह रहे हैं कि मोदी ऐसा कर रहे हैं जैसे 4 जून की तारीख गुजरी ही नहीं है, माने 4 जून घटित ही नहीं हुआ। वे ऐसा शो कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर, देश से लेकर विदेश तक, वे उसी मोड और उसी मूड में है जिसमें 4 जून है। दुनिया बदल चुकी है, 4 जून के बाद देश बदल चुका है। इसलिए जब बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ऐसे बयान देते हैं, तो मुझे वो आपकी बात ठीक लगती है कि अभी हाफ किया है जनता ने, अब पूरी तरह माफ कर देगी अगला अवसर आते ही। प्रेम कुमार जी हरियाणा का आंकड़ा बता गए लोकप्रियता का। एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश का ही है, जहां बैठे इन्हीं अवैध CSDS का, उन्हीं की संस्था है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद तत्काल बाद, रिजल्ट से पहले किया था वो सर्वे। उस सर्वे के नतीजे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश के लोग, इस देश का सबसे बड़ा राज्य 80 सीटों वाला, अगर वहां के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य मान रहे हैं, जो तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, तो ये संकेत है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार से आजे जा चुकी है। वो थक गई है, गले गले तक भर गई है वो, अब उससे सुना नहीं जाता। एक बयान आपने आज हम लोग अपनी चर्चा में शामिल नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं, मलिक साहब उस पर और आगे से बता सकते हैं। वो कर्नाटक के विधायक का जो बयान है, राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ लगाना चाहिए, ये कोई छोटी बात है? यानी राहुल गांधी ने उस दिन जो कहा था तो आपने सही साबित कर दिया। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष, जो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसी भूमिका में काम कर रहा है, उसे आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में बंद करके थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं अगर मंगलुरु आएंगे तो यहां भी हम यही इंतजाम करेंगे। तो आप सोच कर देख लीजिए कि अगर 4 जून का भाव इन्होंने पढ़ लिया होता जनता का, और जनता ने कोई सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में तो फैसला नहीं सुनाया। जो अपठनीय है उसने तो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला में अपना फैसला सुनाया है। जो जिस राज्य में जिस भाषा को समझता हो समझ ले। मतदाता ने ये बताया है कि हमें नरेंद्र मोदी का अहंकार नहीं चाहिए। मतदाता ने बताया कि बीजेपी के नेताओं का अहंकार बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री सरसों की दाल की कीमत कहता है कि 100 रुपए से ज्यादा कहाँ मिल रही है, ये उसका अहंकार, और उसके बाद जिस खिल्ली के अंदाज में, जिस कुटिल मुस्कान के साथ वो आदमी अपनी बात पूरी करता है, ये बताता है कि उन्होंने जनादेश को पढ़ा नहीं है, जनता की लिखावट को पढ़ने की कोशिश नहीं की है। कर्नाटक के उस विधायक की राहुल गांधी को दी गई सीधी धमकी ये बताती है कि उन्होंने जनादेश को न पढ़ा है, न सुना है, न गुना है, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। सर, इनको यही लगता है जो हमने कह दिया बस वही सही है, वही जनता आंख बंद करके मान ले। और सरकार तो बना ली है प्रज्ञा, उनको ये लग रहा है ना कि हम सरकार बनाने में तो कामयाब हो गए, इसलिए 4 जून को कुछ नहीं हुआ, हमें जनता ने कुछ नहीं कहा, हमको तो सरकार बनाने का अवसर दिया है, ये भाव उनके अंदर।